Hello and welcome to Darshan IAS. My name is Saurabh Gupta and I teach philosophy for UPSC Civil Services and UGC NET exam. This class is going to be helpful for those who have philosophy optional in their UGC or in their UPSC exam or state PSC exam. Today we have the topic that is David Hume 1711 to 1776, and David Hume is a Scottish philosopher. He is a Scottish and he is considered to be a pure empiricist. He is considered to be a pure empiricist and naturalist and skeptic as well. His main interests are epistemology, metaphysics, ethics, aesthetics, philosophy of mind, political philosophy, philosophy of religion, etc. So let's proceed further. Before proceeding further, subscribe my channel so that you can get the notifications of my all videos. So in the first topic, we are going to discuss what is the theory of knowledge according to Hume. थियरी ऑफ नॉलेज ह्यूम की बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के सिलेबस में कई बार, यूपीएससी के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और यूजीसी नेट के एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। सो let's start this. Hume decides to delve deep into the empiricist foundations of knowledge and argues that perceptions which constitute the basis of experimental knowledge can be further divided into impressions and ideas. अब जो ह्यूम है वो ये कहता है कि जो भी हमारी नॉलेज है, जो कि हमें कहां से मिलती है, एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, यानी कि जो हमें एक्सपीरियंस से मिलती है, उसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इंप्रेशंस में और दूसरा आइडियाज में। इंप्रेशंस वो होते हैं जो हमें फर्स्ट एक्सपीरियंस से जो कुछ भी हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड इंप्रेशंस। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पीछे क्या टंगा है, तो आप बोलोगे पर्दे। तो जो आपने पर्दे हैं वो आपने कहां से लिए हैं? फर्स्ट एक्सपीरियंस से देखे अपनी आंखों से, तो ये क्या है, आपको इंप्रेशंस मिले हैं। अब अगर मैं आपसे इस क्लास के बाद में फोन पे अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो मेरे पीछे क्या था, तब आप बताओगे कि वो पर्दे थे। तो वो जो है वो आइडियाज हैं, वो इंप्रेशंस नहीं, वो आइडियाज हैं। ठीक है ना। जो आइडियाज हैं वो क्या है, वो कॉपीज होते हैं किसके? इंप्रेशंस के। तो इसका मतलब ये है कि दोनों जो चीजें हैं वो एक ही है, इंप्रेशंस और आइडियाज। बट दोनों में डिफरेंस ये होता है कि ये थोड़े ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और ये थोड़े वीक होते हैं। वीक इसलिए होते हैं कि जो इंप्रेशन है वो तुरंत फर्स्ट हैंड होता है, यानी कि आपने तुरंत देखा और आपने इंप्रेशन ले लिया कि जो मैं ब्लेजर पहना हूं ये ब्राउन कलर का है। लेकिन जब मैं क्लास के बाद में आपसे पूछूंगा तो आप हो सकता है ये भूल जाओ ब्राउन था, ब्लैक था या फिर ग्रे था। तो वो क्या होगा, आपका आइडिया होगा, क्योंकि वो थोड़ा डिम होता है, वो थोड़ा फेडेड इंप्रेशंस होते हैं, वो थोड़े फेड हो जाते हैं, क्योंकि आप एग्जैक्ट, आपको उसकी नॉलेज नहीं रहती, आप थोड़ा सा भूल जाते हो। ठीक है। द इंप्रेशंस एंड आइडियाज आर द रियल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ नॉलेज। और वो ये कहता है जो इंप्रेशंस और आइडियाज है ना, यही हमारे नॉलेज के रियल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इंप्रेशंस इंक्लूड द सेंसेशंस एंड फीलिंग्स दैट आर स्ट्रॉन्ग एंड विविड एंड दे कॉन्स्टिट्यूट either the impressions or sensation which are derived from our senses, or the impressions or reflection derived from our experience of our mind। यानी कि जो आपके इंप्रेशंस होते हैं वो क्या है, वो आपको सेंसेशन से मिलते हैं। सेंसेशन का मतलब होता है कि जो कुछ भी आप अपने सेंस एक्सपीरियंस से, अपने सेंस ऑर्गन से जो कुछ भी आप देखते हो, आप महसूस करते हो, वो सब क्या है आपका, वो आपके सेंसेशंस कहलाते हैं। और उन सेंसेशंस को आप आइडियाज के रूप में अपने माइंड में बिठा लेते हो। फिर जब दोबारा उसी चीज को देखते हो तो आपको क्या मिलता है, उसके इंप्रेशंस मिलते हैं। तब आपको इंप्रेशन मिलता है, तो इंप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन उसको हम कहते हैं, और जो कि हमारा एक्सपीरियंस से ही आता है। चाहे वो इंप्रेशन हो, चाहे वो आपका सेंसेशन हो, दोनों ही आपको कहां से मिलते हैं, एक्सपीरियंस से ही मिलते हैं। दिस इज व्हाई ही इज नोन एज द प्योर एम्पिरिसिस्ट। क्योंकि जो ह्यूम है वो प्योर एम्पिरिसिस्ट है, वो किसी प्रकार की दूसरी चीज की बात नहीं करता सोर्स ऑफ नॉलेज के लिए। वो सिर्फ यही कहता है कि जो कुछ भी सोर्स ऑफ नॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्सपीरियंस है, और जो हमें मिलता है कहां से, सेंस एक्सपीरियंस से, अपने सेंस ऑर्गन से। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड, आइडियाज आर रिलेटेड टू थिंकिंग एंड इंक्लूड कॉन्सेप्ट, बिलीव्स, मेमोरीज, मेंटल इमेजेस एक्सेट्रा। और जो आइडियाज होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, थिंकिंग से। कॉन्सेप्ट, बिलीफ, memories, mental images, they are derived from and copies of impressions and hence are relatively faint and unclear। अभी मैंने आपको बताया था कि जो आइडियाज हैं वो क्या है, वो आपकी कॉपी है, किसकी, वो कॉपीज हैं
आपके जो इंप्रेशंस हैं उनकी कॉपी है, ठीक है। इसलिए ये क्या होते हैं, ये फेड होते हैं, फेंट होते हैं और थोड़े से अनक्लियर होते हैं। क्लियर है? द डिफरेंस बिटवीन इंप्रेशंस एंड आइडियाज इज अ डिफरेंस ऑफ फोर्सफुलनेस एंड विवेसिटी। यानी कि जो चीज मैंने अभी आपको बताई थी कि इंप्रेशंस और आइडियाज में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि इंप्रेशंस थोड़े ज्यादा फोर्सफुल होते हैं और जो आइडियाज होते हैं वो थोड़े डिम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू ह्यूम, व्हेन वी लिसन टू म्यूजिक वी हैव इंप्रेशंस एंड व्हेन वी रिमेंबर द म्यूजिक वी हैव आइडियाज। यानी कि जो कुछ भी म्यूजिक आप सुनते हो वो क्या है, वो आपका इंप्रेशन है। लेकिन जब आप म्यूजिक को सुन चुके होते हो, गाना खत्म हो जाता है, फिर आपसे पूछा जाता है कि क्या गाना था, तो आप एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं बोल पाते हो सकता है बोल भी लो, हो सकता है नहीं भी बोल पाओ, कुछ वर्ड आप भूल जाओगे, आगे पीछे के मिला दोगे या दूसरे गाने को आप उसमें मिक्स कर देते हो। हम सभी ऐसा करते हैं। तो वो सब क्या होता है, वो आइडियाज होते हैं जिसको हम रिमेंबर करते हैं और वो उसको हम क्या करते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, मेमोरीज होते हैं, मेंटल इमेजेस होते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, in other words, impressions are our sensations, passions and emotions as they make their first appearance in the soul। ठीक है? यानी कि जो हमारे इंप्रेशंस हैं वो क्या है, हमारे सेंसेशंस है जिसको हम सेंस करते हैं, पैशंस हैं, इमोशंस हैं जिनको हम अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस में लेते हैं। और वो फर्स्ट एक्सपीरियंस किसका है, सोल का, हमारी सेल्फ का, आत्मा का। वी हैव इंप्रेशंस व्हेन वी हियर और सी और फील और लव और हेट और डिजायर और विल। हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारा क्या है, वो हमारा इंप्रेशन है। ऑल आर थॉट्स एंड आइडियाज आर कॉपीज ऑफ दीज लाइवली इंप्रेशंस। और जितना भी हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारे विचार हैं, जो आइडियाज हैं, वो सिर्फ क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ इन इंप्रेशंस की कॉपी है। क्लियर? नेक्स्ट, सिंस आइडियाज आर कॉपीज ऑफ इंप्रेशंस वेयर देयर इज नो इंप्रेशन देयर इज नो आइडिया। ठीक है? अब ह्यूम को इसीलिए प्योर इंप्रेशंस कहा जाता है क्योंकि ये कहता है कि अगर कोई आपने सेंसेशन ही नहीं लिया है, कोई आपने रिफ्लेक्शन ऑफ सेंसेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ इंप्रेशन ही नहीं लिया है, तो फिर आपको आइडिया ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आइडिया है वो सेंसेशन की ही कॉपी होते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अ ब्लाइंड मैन हैज नो नोशन ऑफ कलर। क्योंकि जो ब्लाइंड मैन है उसके लिए कोई भी कलर का नोशन है ही नहीं, क्योंकि उसने कलर का कभी भी सेंसेशन लिया ही नहीं है, कभी उसकी आंखें ही नहीं थी तो उसने देखा नहीं। जब उसने सेंसेशन नहीं लिया कलर का, तो कलर का उसको कोई आइडिया भी नहीं होगा। What was called idea by Locke and Berkeley is called impression by Hume। ये चीज क्लियर हो गई आपको? लॉक और बर्कले जिसको आइडिया बोलता है, ठीक है, और ह्यूम के लिए वही क्या है, इंप्रेशन है। हालांकि आइडिया भी वही है, लेकिन आइडिया जो है वो इंप्रेशन की डिम कॉपी है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू ह्यूम वी फर्स्ट रिसीव इंप्रेशंस एंड देन वी गेट आइडियाज। सबसे पहले हमें इंप्रेशन मिलते हैं, उसके बाद में हमें आइडियाज मिलते हैं जो कि उसके कॉपी होते हैं। इंप्रेशंस आर मोर लाइक परसेप्शंस, विविड, मोर फोर्सफुल, व्हाइल आइडियाज आर लेस लाइवली, फेडेड एंड डिम कॉपीज ऑफ इंप्रेशन। इंप्रेशंस एंड आइडियाज हैव ओनली डिफरेंस ऑफ डिग्री। ठीक है? जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सिर्फ दोनों में अगर कोई डिफरेंस होता है तो वो किसका डिफरेंस होता है, वो डिग्री का ही डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंप्रेशंस एंड आइडियाज। आपको बता चुका हूं, लेकिन यहां पे मैंने उनको पॉइंट्स भी लिखा है जो कि आपको समझने में फिर आसानी रहेगी, जिसको आप अपने माइंड में बना सकते हैं और एग्जाम्स में जाते टाइम आपको याद रहेंगे। ठीक है ना? चलिए, इंप्रेशंस आर मोर लाइवली, कम फर्स्ट एंड फोर्सफुल। ठीक है? क्योंकि वो आपके फर्स्ट एक्सपीरियंस है, जब आप देख रहे हो तभी आपको इंप्रेशन मिल रहा है, लेकिन उसके बेस पे जो आप सोचोगे, फिर बाद में आइडिया लोगे, थॉट करोगे, वो क्या है, आपके आइडियाज। ये कैसे होते हैं, लेस लाइवली, कम आफ्टर इंप्रेशंस, फेडेड एंड डिम कॉपी ऑफ इंप्रेशन। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंप्रेशंस एंड आइडियाज। क्लियर? नेक्स्ट, then that question that arises is how can knowledge be possible without any relation between impression और between idea। एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर आइडिया और इंप्रेशन के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है तो फिर नॉलेज कैसे पॉसिबल होगी। Hume says that actually there are three laws of association that are responsible for relation among impressions और ideas। अब जो ह्यूम है वो ये कहता है कि इन तीनों के बीच में एक क्या होता है, लॉ ऑफ एसोसिएशंस होते हैं। वो तीन लॉ ऑफ एसोसिएशंस होते हैं, वो तीन लॉ ऑफ एसोसिएशन जिनको हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं, जिसके थ्रू नॉलेज जो है वो पॉसिबल हो पाती है। द लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस और सिमिलरिटी इज द फर्स्ट लॉ। when perception occurs to the mind that is similar to prior perception, it reminds us the prior perceptions। For example, अभी मैं आपकी क्लास में हूं और आपने इससे पहले भी मुझे कहीं देखा है, मेरी वीडियो देखी है, मेरी वेबसाइट पे मुझे देखा है दर्शन IAS की, या फिर कहीं भी आपने मुझे देखा है, हो सकता है आपने मुझे रियल में देखा हो।
तो क्या होगा, मेरा फेस देखते ही आपको याद आ जाएगा कि हाँ इनको तो मैं जानता हूं, ठीक है ना। तो वो क्या है, द लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस और सिमिलरिटी, कि आपने जब मेरा इंप्रेशन लिया, जब आपने पहला परसेप्शन मेरा लिया, तो उस परसेप्शन से आपको क्या मिला, आपको परसेप्शन के थ्रू आपको क्या मिला, आपको सेंसेशन मिला। उस सेंसेशन से आपने जो आपके प्रायर आइडियाज से उनको आपने क्या किया, एसोसिएट किया, फिर आपने पहचान लिया कि हाँ ये सौरभ सर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी। लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी यहां पे लॉ हुआ LAW। Next, when two ideas are approximate in same space and time, then they are perceived together। ऐसा भी होता है जब दो चीजें एक साथ आती हैं तो दोनों को एक साथ देखा जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, पीछे आप जो पर्दे देख रहे हो, पर्दों में दो कलर, तीन कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्राउन होगा, ब्लैक होगा और गोल्डन कलर होगा। लेकिन इन सारे कलर्स ने मिलकर क्या बनाया है, पर्दे का कलर बनाया है, ठीक है ना। तो आप ये नहीं बोल रहे हो कि ये ब्राउन पर्दा है या फिर ये गोल्डन पर्दा है या फिर ये ब्लैक पर्दा है, आप ये बोल रहे हो कि ये एक मल्टी कलर पर्दा है। Is it clear? This is called the law of contiguity. Next, the law of association causality। Causality का मतलब क्या होता है कि एक चीज दूसरे के ऊपर जब डिपेंड होती है। The belief that ideas are causally related, यानी कि एक आइडिया दूसरे से causally related है, यानी कि एक चीज होगी तभी दूसरी चीज उससे जनरेट होगी, यानी कि एक आइडिया दूसरे प्रायर आइडिया से जनरेट होगा। This is called the law of causality। According to Hume, there are टू काइंड्स ऑफ नॉलेज। अब जो नॉलेज है ह्यूम कहता है वो दो तरीके की होती है। कौन कौन सी, नॉलेज ऑफ रिलेशंस ऑफ आइडियाज, नॉलेज विदाउट सेंस एक्सपीरियंस लाइक मैथ, अलजेब्रा, अर्थमेटिक, और दूसरा कौन सा है, नॉलेज ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट, नॉलेज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। एक तो आप क्या करते हो, आप तो एक तो आपको नॉलेज मिलती है रिलेशंस ऑफ आइडियाज की, जैसे 2 + 2 = 4। तो ये कौन सी है, ये रिलेशंस ऑफ आइडियाज की नॉलेज है। इसके लिए आपको किसी भी फिजिकल एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, एम्पिरिकल एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। और जो दूसरी नॉलेज है दैट इज कॉल्ड नॉलेज ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट, विच इज कॉल्ड द फिजिकल वर्ल्ड नॉलेज, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि पीछे क्या है, तो आप बोलोगे पर्दे हैं, तो ये आपके फिजिकल वर्ल्ड की नॉलेज है। दिस इज कॉल्ड द नॉलेज ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू ह्यूम। अब अगर हम जब बात करते हैं एम्पिरिसिस्ट की या फिर रेशनलिस्ट की, तो ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सब्सटेंस क्या है, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है, यूपीएससी के एग्जाम में भी और आपके यूजीसी नेट के भी एग्जाम में। इट्स लाइक दिस, थिंक ऑफ अ ग्रीन बॉल, नाउ रिमूव द कलर फ्रॉम द बॉल। अब एक बार को हम सोच लेते हैं हमारे पास एक हरी गेंद है, ग्रीन कलर की बॉल है, अब हम उसमें से क्या कर देते हैं, उसका कलर रिमूव कर देते हैं। पहली बात तो ये बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी चीज में से उसका कलर ही गायब कर दो। चलो एक बार को मान भी लेते हैं उसका कलर गायब कर दिया, लेकिन बिना कलर की कोई चीज होती है क्या वर्ल्ड में? अगर कोई चीज आंखों से दिखाई दे रही है तो उसका कुछ ना कुछ तो कलर होता ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब जैसे कि वाटर है, वाटर का कलर क्या है, वाटर का कोई कलर ही नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना। वाटर का कोई कलर नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन वाटर जो है अपनी शेप में तो है, वाटर का कुछ तो शेप दिखाई देता है ना, हमें वो गिरते हुए दिखाई देता है, वो जहां होता है वो उस चीज की शेप ले लेता है, तो वाटर हमें फिर भी दिखाई तो देता ही है। तो फिर भी वाटर में क्या है, कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है, उस क्वालिटी की वजह से ही हम वाटर को देख पाते हैं। रिमूव द फैक्ट दैट इट इज स्फेरिकल। अब ये भी फैक्ट रिमूव कर दो कि वो कैसी है, गेंद गोल है, ठीक है। रिमूव द फैक्ट दैट इट इज मेड ऑफ रबर एंड एज सच बाउंसेस। अब उसकी जो रबर है, उसका जो फैक्ट है कि ये रबर की बनी हुई है, ये भी हम उसमें से निकाल देते हैं, और ये भी निकाल देते हैं कि ये बाउंस करती है, ये कूदती है, इसको भी हम उसमें से निकाल देते हैं। स्ट्रिप इट्स क्वालिटीज अवे फ्रॉम द डेफिनेशन एंड इमेजिन ओनली द सब्सटेंस दैट इज लेफ्ट बिहाइंड विदाउट क्वालिटीज, ठीक है ना। अब हमने उसमें से क्या किया, एक गेंद में से उसका गोल शेप भी निकाल दी, उसका कलर भी निकाल दिया, रबर भी निकाल दी, तो फिर बचा क्या, कुछ भी बचा क्या, कुछ भी तो नहीं बचा। जब हम किसी रबर में कोई कलर डालते हैं, उसको गोल बनाते हैं, जब वो बाउंस करती है तभी तो हम उसको गेंद बोलते हैं। हमने ये सारी क्वालिटीज निकाल दी हैं, तो फिर हमारे पास बचा क्या, कुछ भी तो नहीं बचा, हम जिसको बॉल कहेंगे, ठीक है। द सब्सटेंस इज इनडिफाइनेबल, अनरिकॉग्नाइजेबल। और जो ह्यूम है वो ये बोलता है कि यही सब्सटेंस है जिसको हम ना तो डिफाइन कर सकते हैं और ना ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। क्लियर? दिस to Hume summarizes why substances are an illusion or habit। अब Hume ये कहता है कि क्यों जो substance है वो एक illusion या फिर habit क्यों है, ठीक है। We see the ball and ascribe these qualities to the definition of said ball। जब हम बॉल को देखते हैं तो बॉल की जो डेफिनेशन है उसमें इन्हीं क्वालिटीज को हमने देखा था, और जिसकी वजह से हम बॉल को बॉल बोलते हैं। हमने बॉल की डेफिनेशन अगर हम बनाएंगे तो क्या बोलेंगे कि बॉल एक गोल
गोल आकार की कूदने वाली एक ऐसी वस्तु है जो रबर की बनी होती है और उसका कुछ कलर होता है। हमने ये सारी जो डेफिनेशन में से जितनी भी क्वालिटीज है सारी निकाल दी, तो फिर हमारे पास डेफिनेशन में बचा ही क्या, वो डेफिनेशन ही खत्म हो गई, यानी कि फिर हमारे पास बॉल ही नहीं बची। जब हमारे पास बॉल नहीं बची इसका मतलब हमारे पास कोई भी क्वालिटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी हम जानते हैं वो उसकी हम क्वालिटीज से ही जानते हैं। व्हेन वी सी दिस ग्रीन स्फेरिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ रबर वी थिंक ऑफ अ ग्रीन बॉल। जब हम किसी हरी कूदने वाली गोल चीज को देखते हैं तो हम उसको क्या मान लेते हैं, उसको हम गेंद मान लेते हैं। Habitually, we define this collection of qualities as a green ball। और इस तरीके से हमारी आदत हो गई है इस तरीके की चीजों को देखने की, किसके रूप में, बॉल के, हरी बॉल के रूप में देखने की। Therefore, there is no substance। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जैसी चीज नहीं होती है, ओनली ए कलेक्शन ऑफ क्वालिटीज। क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन ऑफ क्वालिटीज होते हैं, विच इज कॉल्ड द बंडल थ्योरी ऑफ ह्यूम। बंडल थ्योरी ऑफ आइडियाज और बंडल थ्योरी ऑफ क्वालिटीज, जिसको हम बंडल थ्योरी ऑफ ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। फर्दरमोर, ह्यूम डज नॉट टेक अ स्टांस ऑन फिजिकल ऑब्जेक्ट। वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं करता, रेदर ही टेक्स अ स्टांस ऑन आवर बिलीफ अबाउट रियलिटी सच एज ग्रेविटी इवन व्हेन वी हैव नो रीजन टू हैव दीज बिलीव्स। ठीक है। अब जैसे कि जो ग्रेविटी है हमारे पास उसके रीजन का कोई बिलीफ नहीं है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि हाँ ग्रेविटी है। नेक्स्ट, कॉजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर ह्यूम का क्वेश्चन आता है आपके यूपीएससी के सिलेबस में तो कॉजेलिटी जो है वो पूछा ही जाता है, क्योंकि ह्यूम का जो कॉजेशन है वो सारे कॉजेशन से बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसलिए ह्यूम का कॉजेशन आपको पता होना चाहिए। वन मोर थिंग, इफ एनी अदर philosopher is asked, for example the causation of Satkaryavad, Asatkaryavad or the causation of Aristotle, you have to compare those causation with Hume's causation, you will get the good marks। ओके अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो किसी का भी क्वेश्चन आता है उससे अगर आप ह्यूम के क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ह्यूम का क्वेश्चन अपने आप में बिल्कुल यूनिक है और सबसे अलग है। Clear? Hume has not denied causality itself। Certain theories associated with causality, these theories are। अब जो ह्यूम है वो कॉजलिटी को, कॉजेशन को डिनाई नहीं करता है, लेकिन कॉजलिटी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना, कुछ थियरीज हैं, उनको वो डिनाई करता है। अब वो क्या कहता है, कॉजल नेसेसिटी इज अ लॉजिकल नेसेसिटी, यानी कि एक चीज दूसरी चीज के ऊपर लॉजिकली डिपेंड करती है, ऐसा वो डिनाई करता है, ऐसे में वो नहीं मानता। जैसे कि अगर हम ये बोलते हैं कि बादल है, इसका मतलब बारिश होने वाली है, इन बादल और बारिश के बीच में लॉजिकल रिलेशन है, वो इस चीज को डिनाई करता है। वो ये कहता है कि बादल और बारिश के बीच में लॉजिकल रिलेशन अगर होता तो हमेशा जब जब भी बादल आते तब तब बारिश होती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लगान मूवी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। लगान में क्या होता है, बादल आते हैं लेकिन बारिश नहीं होती है, तो इसका मतलब यह है कि बादल और बारिश के बीच में कोई लॉजिकल रिलेशन नहीं है, इट इज ओनली साइकोलॉजिकल रिलेशन। ठीक है ना, ये सिर्फ हमारा साइकोलॉजिकल रिलेशन है, यानी कि हमारी हैबिट है ये मानने की कि जब भी हम बादल देखते हैं हम ऐसा मान लेते हैं कि बारिश भी होने वाली है। ठीक है। देयर इज अ पावर इन कॉज थ्रू विच इफेक्ट जनरेट, इस बात को भी वो डिनाई करता है। वो ये कहता है कि जो इफेक्ट है वो कॉज से जनरेट नहीं होता है, यानी कि ये जो थियरी है वो असत्कार्यवाद से मेल खाती है। ठीक है ना, यानी कि जो आपका असत्कार्यवाद है गौतम का, उससे ये मेल खाती है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ह्यूम देयर इज नो कॉजल फोर्स और पावर विच प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट बिकॉज इट इज नेवर परसीव्ड। अब ह्यूम है वो ये कहता है कि जो इफेक्ट है, कोई भी ऐसी पावर नहीं है किसमें, आपके कॉज में, जो कि इफेक्ट को जनरेट कर सके, क्योंकि इसको कभी भी परसीव नहीं किया गया। अ कॉज इज एन इनवेरिएबल एंटीसीडेंट एंड एन इफेक्ट इज एन इनवेरिएबल कॉन्सिक्वेंट, यानी कि जो इफेक्ट है वो अपने कॉज का इनवेरिएबल एंटीसीडेंट है, जो कि पहले नहीं हुआ कभी हम, लेकिन उसको मान लेते हैं कि ऐसा होता है इसलिए ऐसा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है वैसा ही हो। ठीक है। देयर इज नो नेसेसरी कनेक्शन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। कॉज और इफेक्ट के बीच में कोई भी नेसेसरी कनेक्शन नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी हैबिट होती है कि हम उन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि हमने कहीं धुआं देखा तो हम ये मान लेंगे कि वहां पे क्या होगा, वहां पे आग भी होगी।
जबकि जरूरी नहीं है, हो सकता है वो धुआं ही ना हो धूल हो सकता है वो फॉग हो, लेकिन हमने उसको धुआं मान लिया और ये भी मान लिया कि वहां पे आग होगी, क्योंकि हमने अपने मन में ये बात बिठा रखी है कि जहां पे धुआं होता है वहां पे आग जरूर होती है, आग से ही धुआं उठता है। ये हमने अपनी मन में बात बिठा ली है, जहां पे बादल है वहां पे बारिश होगी ही होगी। ऐसा हमने सिर्फ अपने मन में एक हैबिट बना रखी है, विच मीन्स द रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट इज नॉट लॉजिकल बट साइकोलॉजिकल। इज इट क्लियर? ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक है, जो कि हमारी सिर्फ हैबिट है उस चीज को देखने की। अकॉर्डिंग टू ह्यूम, कॉजलिटी अल्टीमेटली is nothing but a belief and necessity involved it in psychological necessity rather than logical necessity। यानी कि कॉज और इफेक्ट के बीच में कोई लॉजिकल नेसेसिटी नहीं होती, बल्कि साइकोलॉजिकल नेसेसिटी होती है, जो कि क्या है, जो कि हमारी हैबिट होती है। क्लियर? नेक्स्ट, thus Hume redefines causality as causal relation means that A is followed by B in such a manner that whenever everything like A occurs, the mind is led to the thought of the that other that is B। ठीक है, यानी कि हमारा जो माइंड है वो क्या करता है, हमने अपने माइंड को एक बार बता रखी है कि जो B है वो A को क्या करता है, फॉलो करता है, बी ए को फॉलो करता है, यानी कि जो बारिश है वो बादल को फॉलो करती है। फॉर एग्जांपल, बारिश बादल को फॉलो करती है, ऐसा हमने एक बार देखा था। तो इसका मतलब ये है, जब भी बादल आएंगे, बादलों जैसे पहले जैसे बादल जैसे जब भी बादल आएंगे तो हमेशा पहले जैसी बारिश होगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इज इट क्लियर? ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल है, कोई लॉजिकल नेसेसिटी नहीं है। ह्यूम कंक्लूडेड दैट इट इज रियलिटी जस्ट द कांस्टेंट। ठीक है, अब वो ये कहता है ये जो रियलिटी सिर्फ कांस्टेंट है, कंजंक्शन ऑफ ए एंड बी दैट वी टेक फॉर कॉजेशन। ए और बी के कंजंक्शन को हम कॉजेशन मान लेते हैं। दस कॉजलिटी इज अ फिनोमिनन इन विच द अकरेंस ऑफ कॉज प्रोडक्ट्स produces in our mind and expectation that effect will also occur। और ये हमारे माइंड में सिर्फ यही चीज क्रिएट कर देता है, क्योंकि पहले ऐसा हुआ था तो आगे भी ऐसा होगा। एक बार हम देख लिया कहीं पे धुआं उठते हुए, फिर पास में हमने जाके देखा वहां पे आग भी थी, तो हमारे माइंड ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जब धुआं हमें दिखाई देगा तो इसका मतलब वहां पे आग भी होगी। एक बार हमने किसी बादल को देख लिया और वहां पे बारिश भी हुई थी, तो हमने हमारे माइंड ने ये मान लिया, इसका मतलब बादल और बारिश के बीच में लॉजिकल रिलेशन होता है। और जब भी हमने दोबारा बादल को देखा तो हमने ये मान लिया कि ये बारिश होने वाली है, जबकि ऐसा हमेशा नहीं होता। लगान मूवी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्लियर? सोल। नेक्स्ट बात करते हैं हम सोल की। व्हाट इज सोल और सेल्फ? ये क्वेश्चन आपका अभी रिसेंट के एग्जाम में पूछा गया था, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। Rationalists and even prior empiricists, just as Locke and Berkeley, regard soul unchangeable, non-material substance, locus of human memory, intellect, etc। यानी कि जो आपके एम्पिरिसिस्ट हैं, चाहे वो लॉक, बर्कले या फिर ह्यूम हो गए, ये क्या मानते हैं, सोल को अनचेंजेबल है, मटेरियल नॉन मटेरियल सब्सटेंस है, और इसका लोकस क्या है, ह्यूमन मेमोरी, इंटेलेक्ट। यानी कि ये ह्यूमन मेमोरी या फिर इंटेलेक्ट में, बुद्धि में रहता है। ह्यूम सेज प्लीज शो मी एनी इंप्रेशन फ्रॉम विच द आइडिया ऑफ परमानेंट सेल्फ इज डिराइव्ड। ह्यूम जो है वो ये नहीं मानता है कि जो परमानेंट सेल्फ का जो आइडिया है वो कहीं भी हमें मिले। ठीक है ना? बीइंग पॉजिटिविस्ट, ही एक्सेप्टेड ओनली दैट विच कुड रीच हिम थ्रू एक्सपीरियंस। वो ये मानता है कि जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस से देखते हैं सिर्फ वही रियलिटी है। सिंस वी कैन नॉट परसीव द सोल, वी मस्ट रिजेक्ट इट बाय ह्यूमंस लॉजिक। क्योंकि हम इसको परसीव नहीं कर सकते, इसलिए हम ह्यूमन के लॉजिक से, अपने ही लॉजिक से इसको क्या करते हैं, हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है? सोल अकॉर्डिंग टू ह्यूम इज ओनली अ बंडल ऑफ आइडियाज और इंप्रेशंस। ठीक है, जैसा कि अभी हमने बॉल वाला एग्जांपल देखा था, वो क्या था, बंडल ऑफ आइडियाज था, या फिर बंडल ऑफ आइडियाज या फिर इंप्रेशंस था। तो जो हमारी सोल है वो भी क्या है, बंडल ऑफ आइडियाज और इंप्रेशंस ही है, नथिंग एल्स। नेक्स्ट, दीज इंप्रेशंस आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग। और ये जो इंप्रेशन है कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं। हमारा सोल का भी जो इंप्रेशन है वो भी कंटिन्यूअसली चेंज होता है। दस बिकम्स अ परपेचुअल फ्लक्स और परसेप्शन। फ्लक्स का मतलब होता है जो हमेशा कांस्टेंट चेंज होता रहता है। दिस इज सिमिलर टू द बुद्धिस्ट व्यू ऑफ नैरात्मवाद। और ये बुद्धिज्म के नैरात्मवाद से बिल्कुल मेल खाता है, जो आत्मा को नहीं मानता। पासिंग थ्रू इट इज द थिंकर। और इसको मानने वाला कौन है, सिर्फ और सिर्फ थिंकर ही है, कोई और नहीं है। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब 2019 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, अभी रिसेंट के एग्जाम में। इज देयर एनी एलिमेंट ऑफ नेसेसिटी इन कॉजल रिलेशंस अकॉर्डिंग टू ह्यूम? अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होना चाहिए।
अब अगर हम ये देखते हैं कि इज देयर एनी एलिमेंट ऑफ नेसेसिटी इन कॉजल रिलेशंस, जो कॉजल रिलेशन है उसमें क्या कोई नेसेसिटी है? नेसेसिटी तो है, लेकिन वो कैसी है? वो लॉजिकल ना होके वो कैसी है? वो साइकोलॉजिकल है। यानी कि बादल और बारिश के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है? वो लॉजिकल नहीं है, वो कैसा? साइकोलॉजिकल है। हमने अपनी आदत बना ली है ये देखने की कि जब बादल है तो बारिश भी होगी। ये आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। क्लियर है? नेक्स्ट, आर द टू ट्रूथ द सन विल राइज टुमारो एंड 2 + 2 = 4 ऑफ द सेम नेसेसिटी फॉर ह्यूम? नो। अब यहां पे आपको क्या आंसर देना है? ये आपका 2018 में आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। अब यहां पे दो ट्रुथ है आपके पास। पहला क्या है? द सन विल राइज टुमारो, कल सूरज निकलेगा। ये क्या है? ये मैटर ऑफ फैक्ट है। और दूसरा जो है ये क्या है? 2 + 2 = 4। ये क्या है? ये आपका आइडिया है। ये आपका आइडिया है, यानी कि ये आपका क्या है? ये आपका सेंसेशन है। ठीक है ना? सेंसेशन है, आइडियाज है, और ये क्या है? आपका मैटर ऑफ फैक्ट है। मैटर ऑफ फैक्ट क्या होता है? फिजिकल वर्ल्ड का जो रियलिटी है उसको हम मैटर ऑफ फैक्ट बोलते हैं। और जो सेल्फ प्रूफ ट्रूथ होते हैं 2 + 2 = 4, वो क्या होते हैं? वो आपके आइडियाज होते हैं या फिर वो आपके सेंसेशंस होते हैं। ठीक है? तो दोनों में क्या है? दोनों में सेम नेसेसिटी नहीं है। दोनों में सेम नेसेसिटी नहीं है। 2 + 2 = 4 में कौन सी नेसेसिटी है? इसमें लॉजिकल नेसेसिटी है। 2 + 2 = 4 इसमें ये लॉजिक कहता है। तो ये कौन सी है? लॉजिकल नेसेसिटी है। लेकिन सन विल राइज टुमारो, ये कौन सी नेसेसिटी है? ये साइकोलॉजिकल नेसेसिटी है। क्योंकि हमने डेली सुबह को सूरज उगते हुए देखा है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि कल भी सूरज उगेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कल सूरज उगे। कई दिन ऐसे निकल जाते हैं जब सूरज सुबह को उगता ही नहीं, इतने बादल होते हैं या फिर इतनी बारिश, इतना मौसम खराब होता है कि सूरज उगता ही नहीं है, हमें सूरज दिखाई ही नहीं देता। ठीक है ना? सूरज हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका हम मान लेंगे कि सूरज नहीं होगा अकॉर्डिंग टू ह्यूम। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो नेसेसिटी है ये कौन सी? ये साइकोलॉजिकल नेसेसिटी है। और यहाँ पे जो नेसेसिटी है वो कौन सी है? वो लॉजिकल नेसेसिटी है। गिव रीजंस इन फेवर ऑफ योर आंसर। ये आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करना है। क्लियर? नेक्स्ट, show how Hume's analysis of experience leaves no ground for belief in any permanent reality, either physical or mental। अब 2017 का आपका 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। और यहां पे आपका वही चीज है कि यहां पे वो ये पूछता है कि एनालिसिस एक्सपीरियंस, ह्यूम्स एनालिसिस ऑफ एक्सपीरियंस लीव्स नो ग्राउंड फॉर बिलीफ इन एनी परमानेंट रियलिटी। क्योंकि जो ह्यूम है वो ये कहता है चीजों में हमेशा क्या होता है? परपेचुअल फ्लक्स ऑफ परसेप्शंस पाया जाता है। क्योंकि चीजों में हमेशा फ्लक्स है, यानी कि कांस्टेंट चेंज होता रहता है, तो कोई भी परमानेंट रियलिटी जैसी चीज नहीं होती है। ठीक है ना? चाहे वो फिजिकल हो या फिर वो मेंटल हो, ऐसा ह्यूम कहता है। यही आपको एक्सप्लेन करना है। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, क्रिटिकली एग्जामिन ह्यूम्स व्यू ऑन द रिलेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। यहां पे भी आपको कॉजलिटी समझानी है, किसकी? ह्यूम की। और ह्यूम की कॉजलिटी में आप देख ही चुके थे, दो चीजें इंपॉर्टेंट थी कि पहला ये कि जो इफेक्ट है वो कॉज से जनरेट नहीं होता है, और दूसरा जो इफेक्ट है और कॉज है दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो लॉजिकल ना होके वो साइकोलॉजिकल है, यानी कि वो हमारी सिर्फ हैबिट है, ऐसा वो बोलता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका 2014 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। इवैल्यूएट क्रिटिकली ह्यूम्स क्रिटिसिज्म ऑफ थियरी ऑफ कॉजेशन। इसमें भी आपको वही समझाना है, लेकिन इसमें आपको क्रिटिकली क्रिटिसाइज करना है। ठीक है ना? ह्यूम का जो क्रिटिसिज्म है थियोरी ऑफ कॉजेशन में, इसको आपको समझाना है। तो आपको क्रिटिकली समझाने का मतलब ये होता है कि आपको इससे किसी न दूसरे को कंपेयर भी करना है जो कि कॉजेशन में बिलीव करता हो। कॉजेशन में तो ये भी बिलीव करता है, लेकिन इसका जो कॉजेशन का जो रिलेशन है वो कैसा? साइकोलॉजिकल है। किसी ऐसे कॉजेशन को समझाना है जिसका जो रिलेशन हो कॉज इफेक्ट का वो कैसा हो? वो लॉजिकल हो, जैसे कि अरिस्टोटल का हो गया या फिर आपका सत्कार्यवाद हो गया। ठीक है? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, गिव अ क्रिटिकल अकाउंट फॉर ह्यूम्स थ्योरी ऑफ सेल्फ। अब यहाँ पे जो आपको आत्मा का जो सेल्फ है, जो आत्मा है, सोल है, उसका कॉन्सेप्ट समझाना है। 2013 में 12.5 नंबर का आपका क्वेश्चन आया था। उसमें ये मानता है कि किसी भी प्रकार के परमानेंट सेल्फ को हम नहीं मानते। जो सेल्फ है दैट इज ओनली बंडल ऑफ आइडियाज। ठीक है ना? यानी कि वो कॉम्प्लेक्स आइडिया है, कई सारे आइडियाज से मिलकर बना हुआ है। बंडल थ्योरी यहाँ पे काम करती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, वॉज ह्यूम स्केप्टिक? हाँ, स्केप्टिक था। इफ नॉट देन व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन टू फिलोसफी? पहली बात तो वो था। ठीक है ना? और
क्योंकि वो था, तो इसलिए हम अब कैसे था, इसलिए उसके कंट्रीब्यूशन को हमें समझाना है। वो प्योर एम्पिरिसिस्ट था और उसने एम्पिरिसिज्म को बहुत ही ऑब्जेक्टिव और क्लियर बना दिया। यही उसका कंट्रीब्यूशन है फिलोसफी के लिए। 2012 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट, व्हाट अकॉर्डिंग टू एम्पिरिसिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस जो है वो क्या है? जो कुछ भी आपको एक्सपीरियंस से आपने जाना है, जो कुछ भी रियलिटी जानी है, वही आपका सब्सटेंस है, क्योंकि सब्सटेंस मींस अल्टीमेट रियलिटी। बट अकॉर्डिंग टू एम्पिरिसिस, द रियलिटी इज दैट वी गेट थ्रू सेंसेशंस, रिफ्लेक्शंस और आइडियाज फ्रॉम आवर सेंस एक्सपीरियंस। क्लियर? 2011 में आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। 2010 में ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। डज ह्यूम डिनाई द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉलेज? नहीं, वो पॉसिबिलिटी ऑफ नॉलेज को डिनाई नहीं करता है, बल्कि वो पॉसिबिलिटी ऑफ नॉलेज का जो ग्राउंड है वो क्या बताता है? वो बताता है एक्सपीरियंस, कि आपको एक्सपीरियंस से ही आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज मिलने वाली है। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग causation, Hume, Locke, Berkeley, or any of the philosopher, you can write down in the comment box. Or if you like this video, hit the like button. Subscribe my channel for more videos. Thank you. Have a good day. Good luck. एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं, फ्री नोट्स मेरी आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, दर्शन IAS की वेबसाइट www.darshanIAS.com. Thank you. Have a good day. Good luck.